नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पवन कुमार हैं। और पवन, आज की बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जिससे मैं शुरू कर रहा हूं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये फ्रंट पेज की हेडलाइन है, विल प्लेन स्पीकिंग गडकरी ट्रिगर NHAI रिफॉर्म। मतलब खरी खरी सुनाई है। नितिन गडकरी ने, परिवहन मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और क्यों सुनाया है ये खरी खरी क्यों सुनाई? क्या कहा कि इट हैज बिकम अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इनएफिशिएंट ऑफिशियल्स हु आर इनकेपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजंस एंड प्रेफर टू रेफर एवरी मैटर टू कमिटीज। कि ऐसे निकम्मे लोग भर गए हैं, कोई फैसला नहीं ले सकते, हर चीज कमेटियों को, समितियों को वो सौंप देते हैं। और कहा किस लिए? द्वारका में NHAI का एक दफ्तर बनना था जिसमें 9 साल लग गए। तो नितिन गडकरी ये कह रहे हैं कि हम कहते हैं 4000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना देंगे हर साल, दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बना देंगे 3.5 साल में। कैसे बनाओगे भैया? एक दफ्तर बनाने में 9 साल लग जाते हैं। बड़ा कमेंट है ये, मानेंगे इस बात को आप पवन? नमस्कार जी। मैं ये कह रहा था कि जो 6 साल से ये देख रहे हैं गडकरी साहब कि क्या NHAI के क्या हालात हैं। अभी देखिए, अभी उन्होंने कहा है, मुझे टाइमिंग पे आपको और हमको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी कि अभी कहने का क्या अर्थ है उसका, थोड़ा इस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जो बात उन्होंने कही है उसमें कुछ भी नया नहीं है। समाचारों में पढ़ के लगता है कि जैसे NHAI के लिए नई बात कही गई है। NHAI बहुत ढीला काम करता है, बहुत धीमा काम करता है। हम जैसे, आपके जैसे जो लोग जो खबरों की दुनिया में काम करते हैं, उनको पता है कि NHAI इस देश के सबसे बहुत धीमा काम करने वाली एजेंसी है। आप कोई जो काम 9 साल में होने का, उस काम में ये 15 साल लगा सकते हैं। जो काम 1 साल में होने का, उसमें 2 साल लगा सकते हैं। ठेके में गड़बड़ियां होती हैं। आप देखिए, जो जिनको ये ठेका देते हैं उसके स्पेसिफिकेशंस आप देखिएगा। आप रोड पे जैसे फर्ज करिए किसी प्राइवेट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया, तो ये जब आप ठेका भी देते हैं तो क्या होता है कि आपको स्पेसिफिकेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वो स्पेसिफिकेशंस कोई कंपनी नहीं फॉलो करती है, तो लिहाजा ये ओनस आना चाहिए NHAI पे। लेकिन NHAI देखिए, सबसे मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करूंगा तो इस देश में भ्रष्टाचार के लिए सरकार की जितनी एजेंसियां, जो जहां पे सबसे ज्यादा है, और जो सरकार की PSU है सबसे ज्यादा जहां पे है, या जो अथॉरिटी है NHAI, उसमें से एक है। आप चाहे उनके ड्यूरेशन जो काम पूरा करने का तरीके पे बात कर लीजिएगा, या ठेके देने के तरीके पे बात कर लीजिएगा। ये अभी इन्होंने कहा, गडकरी साहब के ही एक भाषण का मैं उल्लेख आपके सामने करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सूचना है। NHAI के इनएफिशिएंसी की वजह से 80,000 करोड़ के केसेस जो हैं वो कोर्ट में चल रहे हैं। और जिसमें गडकरी जी का ये कहना था कि इसमें से 80% में हमारी हार होगी, यानी गवर्नमेंट कोर्ट में केस हार जाएगी और ये हर्जाना प्राइवेट कंपनियों को देना पड़ेगा। तो 70-80 हजार करोड़ का अगर फिगर कोट अगर किया जा रहा है संदीप जी, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फिगर है ये। और तो ये कहने को नितिन गडकरी बेस्ट परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, बेबाक हैं, दबंग हैं, काम करवाना जानते हैं, उनकी मिनिस्ट्री में ये हाल है। हाँ देखिए, ऐसा है ना कि यहाँ पे आप वो ऐसे भी वहां पे काम करता हुआ इसलिए ज्यादा आपको दिखाई काम इसलिए ज्यादा देता है क्योंकि वो जब जैसे सड़कें बनेंगी तो आपको दिखेंगे, तो उसकी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वहां पे काम आपको ज्यादा दिखता है। दूसरी जगह काम वैसे कम है भी, और दूसरी जगह काम दिखता नहीं है तो आपको ज्यादा नहीं दिखता है। लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आई, थोड़ा इस पे समझने की जरूरत है कि किस टाइमिंग के हिसाब से इन्होंने NHAI पर इन्होंने जो बोला, तो अभी सडन ट्रिगर क्या था? क्या इसके पहले NHAI बहुत एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन थी?
लेकिन एनएचएआई जब आप पिछले सरकार में ये देखेंगे, सरकार के कह रही कामकाज पर भी कि टिप्पणी कर रहे हैं क्या गडकरी साहब, जिस ओर आप जी? इशारा कर रहे हैं? केंद्र सरकार के कामकाज पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, तौर तरीकों पर, नितिन गडकरी? नहीं, मैं उसमें इतना थोड़ा जल्दी, मतलब मैं ये कहूंगा कि आप यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट, एंड आप थोड़ा कुछ फास्ट भी हैं। हो सकता है वो बात नहीं भी हो, लेकिन क्यों नहीं, देखिए क्या, कि मेरा ही मानना है कि अगर सरकार की कामकाज पर टिप्पणी अगर करेंगे तो शायद उनको इसके लिए बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि ये उस तरह का कोई नहीं, उस तरफ एनएचएआई कहीं के काम में बहुत रोड़े भी अटक रहे हैं, बहुत सारे फंड्स की अब कमी हो गई है। नितिन गडकरी के पास जो आजादी थी पहले काम करवाने की, वो आजादी अब नहीं है, ये तो मतलब जग जाहिर है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन वो अपनी सीमा समझते हैं, और वो ये भी समझते हैं कि इस सरकार में अब ज्यादा बोलने का खतरा क्या हो सकता है, और उसका क्या अंजाम हो सकता है, उसकी क्या कीमत। हम राजनीति की ज्यादा बात नहीं करते, पर कामकाज पर अपने आप में टिप्पणी। अब एक और अहम खबर, और जो मेरे ख्याल से हर अखबार के फ्रंट पेज की, देखिए एक मिनट, कि देखिए इसका कुछ असर हो ना हो, लेकिन मंत्री ने इस तरह से अगर बोला है, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत एनएचएआई में, बहुत मामूली परसेंटेज में ही सही, लेकिन कुछ तो सुधार होगा, मैं ऐसा समझता हूं। और एक और बड़ी खबर जो दरअसल हर अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन दबी हुई है अखबारों में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने ही फ्रंट पेज पर छापी है। और खबर क्या है? हम कोरोना काल, संकट काल, संक्रमण काल से गुजर रहे हैं, और सरकार ने कहा भाई आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड कर लो, मैंडेटरी भी बनाने की कोशिश की गई, आपको पता लग जाएगा कि आपकी हालत क्या है, आपके आसपास कितने सेंटर्स हैं, कहाँ पर टेस्टिंग हो सकती है। अब क्या हुआ, सरकार से पूछा गया भाई ये आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई है? एक आरटीआई फाइल हुई, हु क्रिएटेड आरोग्य सेतु, सीआईसी नोटिस टू आईटी मिनिस्ट्री। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने एक नोटिस दे दिया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जो यूनियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, कि भैया बताइए, ये जो आरटीआई में पूछा तो आरटीआई वालों को कह दिया कि हमें नहीं मालूम, हमें कोई जानकारी नहीं है किसने बनाई। तो सीआईसी कह रही है प्रिपोस्टरस, कि ये क्या बकवास है, ये किसने बनाया है। तो मतलब आप ये समझिए, बाद में कहा जा रहा है कि नहीं हमने बनाई है, ना इसी कह रही है हमने ना कुछ वॉलंटियर्स इंडस्ट्री से, कुछ पढ़े लिखे लोगों की मदद से ये ऐप बनाई है। मतलब ये ऐप किसने बनाई ये मालूम नहीं, और ये ऐप इतनी जबरदस्त तरीके से प्रमोट की गई। पवन, ये सीधा सीधा ऐसे, आपके में इतना वक्त नहीं होता, ऐसे कुछ और भी एग्जांपल्स आपको दिए जा सकते हैं, पर ये सरकार के काम में पारदर्शिता के अभाव की तरफ इशारा करता है, और इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। देखिए सबसे दो तीन चीजें, एक तो सिस्टम में अपारदर्शिता, दूसरा सिस्टम से सूचना छुपाने की जो एक कुछ हद तक जो एक प्रवृत्ति देखी जा रही है इस सरकार में, वो मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ी बात है, और लार्जर क्वेश्चन आप वहां पे है, वो ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। सबसे पहले तो आपने आरोग्य सेतु ये काम ही करवाना चाहिए था आपको, जब इतना आनन फानन में आपने करवाया। मैं ये कहता हूं कि चलिए किसी प्राइवेट कंपनी को भी अगर आपने दिया होगा तो कोई टेंडरिंग हुई होगी, और अगर टेंडरिंग नहीं हुई तो आपने, अगर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से आपने बनवाया है, तो फिर आप जितनी जल्दी ये काम हुआ है उसमें से, जब एक अच्छी बात क्या होती है कि अगर सरकारी कंपनी को ठेका दे देते हैं बनाने का, तो उसमें कोई विवाद नहीं है, कल को कोई उस पर सवाल नहीं खड़े कर सकता है। लेकिन जब इतने सारे संदेह के घेरे में हों, तो अगर आप उसमें भी अब जवाब ये आ रहा है कि हमें नहीं पता है, तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूंगा कि अपारदर्शिता है सरकार के काम में, और दूसरा सूचनाओं को जब छिपाएंगे आप, तो आपका सरकार का इकबाल घटेगा। सरकार का इकबाल घटेगा। अब एक और अहम खबर, ये इंडियन एक्सप्रेस, ये ग्रुप से मैं आज फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस की मैं ज़्यादा खबरें ले रहा हूं, पर ये अहम खबर है। सम डिस्ट्रिक्ट्स ट्राइंग टू कंट्रोल द टेस्टिंग ऑफ कोविड, टॉप प्राइवेट लैब। ये थायरोकेयर के फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर ए वेलुमणि ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार हमें रोक रही है और टेस्टिंग करने से। उन्होंने दो चीज़ें कही है। थायरोकेयर हैज़ बीन टोल्ड नॉट टू पिक अप सैंपल्स वर्बली,
उसकी सैंपल मत उठाइए। और दूसरी जगह, कई जगह ये कहा जा रहा है, डोंट रिपोर्ट टू ICMR, रिवर्स द डेटा, वी विल टेल यू द कट ऑफ देन यू रिपोर्ट। और वो कह रहे हैं 2 महीने पहले जहां हम 7,000 टेस्ट कर रहे थे रोजाना, ये घटकर 2,500 पर डे आ गया है। तो मतलब क्या, कोरोना का संक्रमण सरकार कह रही है 40% डाउन हो गया, ये टेस्टिंग भी डाउन कर दी क्या? ये गंभीर आरोप है। बहुत आप ये देखिए, खबरों में ये बेशक आया हो, तो क्या होता है संदीप की, जब खबरों में जैसे आप चीजें आती हैं तो हम लोगों को पता चलती हैं, पर जब आप 1 to 1 में बात करते हैं, अब मैं आपके नोएडा से बात शुरू करूंगा। आप नोएडा में पहले कुछ एजेंसी थी जो घर से सैंपल पिकअप करती थी, उसके बाद वो उस पर मना कर दिया गया, फिर उसके बाद उसको रिस्टोर कर दिया गया, उसके बाद उसको फिर मना कर दिया गया, फिर बोला कि नहीं साहब आप करेंगे तो सही, लेकिन आप सैंपल नहीं रिस्टोर करेंगे, आप सैंपल घर से कलेक्ट नहीं करेंगे, वहां पे लोग जाएंगे उसको करेंगे। तो कोई आप देखेंगे हर टाउन में, हर स्टेट में अलग अलग नियम है इसके। और ये थायरोकेयर का, अगर थायरोकेयर का बॉस अगर ये बात करता है, तो थायरोकेयर कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत रेपुटेड है और इसके टेस्ट की एक वैल्यू है। आप देखेंगे दिल्ली से लेके झारखंड तक, वहां से लेके बिहार तक, सब जगह सैंपल के तरीके, टेस्टिंग के तरीके अलग अलग हैं। आप और छोड़िए, आप उसके जो आप टेस्ट कराने के जो पैसे देते हैं उसके भी रेट अलग अलग हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि 8 महीने हो गए इसमें, कोविड में हमें गए हुए, आप लगाइए फरवरी से हम इसमें हैं, तो क्या अभी तक कोई एक समान प्रोसेस, एक समान तरीका कि टेस्टिंग होगी तो टेस्टिंग लगातार बढ़ेगी, वो घट नहीं सकती है। टेस्टिंग घटाने का कोई सवाल कहां से पैदा होता है? जब आप टेस्टिंग घटाएंगे तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को डाउन करेगी। तो ऐसे में इस तरह की जब खबरें आएंगी कि आप साहब टेस्टिंग नहीं करने दे रहे हैं, टेस्टिंग नहीं करने देंगे, टेस्टिंग आप क्यों करेंगे, जितना बोला जाएगा उतना करेंगे, हमें समझ में नहीं आता कि हम अभी कोविड के बीच फंसे हुए हैं और इसमें ये सब करके हम क्या हासिल करना चाहते हैं। क्या ये मैसेज देना चाहते हैं कि साहब अल्टीमेटली कोविड के नंबर कम हो गए हैं, और कोविड के अगर नंबर कम हो जाएंगे तो कल को क्या वो केवल नंबर कम होने से पता चलेगा? सवाल उठता है कि इंसान अगर बीमार हो जाएगा, कल को डेथ भी हो सकती है, तो कहां से क्या अल्टीमेटली छुपा के क्या करेंगे, और क्या ये बातें छुप जाएंगी क्या? एग्जैक्टली ये पॉलिसी, मैं कह रहा हूं, ये पॉलिसी में जब आप बड़े आप कभी इधर करना है, कभी उधर करना है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमेशा जब आप कंफ्यूजन में चलेंगे तो इस तरह के फैसले आप ले सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर, इकोनॉमिक टाइम्स ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। हेडलाइन बनाई है उन्होंने, न्यू इंडिया बिलीव्स इन मार्केट फोर्सेस विल बी द मोस्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। कि नया भारत जो है, आज का जो भारत है, ये बाजार की ताकतों में विश्वास रखता है और निवेश के लिए सबसे बेहतर जगह अब भारत होने वाली है। और कह रहे हैं प्रधानमंत्री कि देखिए 5 इंडिकेटर्स दिख रहे हैं कि हम रिवाइव करने लगे हैं। एक तो कृषि, दूसरा FDI कि सबसे ज़्यादा FDI आया है कोविड समय में भी, लगभग $36 बिलियन। और ऑटोमोबाइल्स में उन्होंने बात की है कि भाई ऑटो ट्रैक्टर सेल्स, दोपहिए की सेल तो नीचे आई हैं, लेकिन चौपहिया और ट्रैक्टर की सेल हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा कर रहा है। और EPFO में जो पंजीकरण हुआ है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो 34% का इजाफा दिखाया अगस्त में। तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देखिए अब बाजार के हवाले है नया भारत, और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है। पवन। नहीं, तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। जो बाकी फाइनेंस मिनिस्टर ने या बाकी जो सरकार के की इकोनॉमिक मिनिस्टर्स लगातार बोल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने जो बोला तो मैं कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं करूं है इसमें। एक बात से मैं उनके एग्री करता हूं कि जैसे उन्होंने कृषि का एग्जांपल दिया, तो कृषि तो देखिए आप पिछले भी एक आध बार शो में आपको बोला, तो कृषि को जैसे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा थे तो वो कहा करते थे कि देखिए ऐसा है कि एग्रीकल्चर इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। तो आप एग्रीकल्चर, तो इस देश में आप देखिए 25 साल में सबसे बढ़िया बारिश हुई, एग्रीकल्चर की सिचुएशन बिल्कुल बम्पर क्रॉप की पैदाइश होने वाली है, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने वाला है, तब आप 6 महीने के इंडिकेटर्स देख के, 5 महीने के इंडिकेटर्स देख के
और 1 साल के आगे की पॉलिसी सोच करके आप जब ये कहेंगे कि हमारा भारत जो है इन्वेस्टमेंट का बड़ा केंद्र बनने वाला है, ऐसे सच में नहीं हो पाता। आपको जब लॉन्ग टर्म पॉलिसी 10 इयर्स 20 इयर्स इस तरह के जब डिसीजन आप जो लेते हैं, एफडीआई की भी बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की, उससे निवेश की हम बात सोचने लगे, ये $36 बिलियन का जो आंकड़ा है, इसमें से 13-14 बिलियन तो अमेजॉन और रिलायंस की डील का पैसा है। तो इसे कि भारत में कोई निवेश कर रहा है, उस लिहाज से क्या देखना सही होगा? नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आप, मैं आपकी तरफ हूं। ये देखिए, एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इन्वेस्टमेंट कैसे होता है। 2 साल से लगे हुए हैं हम लोग इस मशक्कत में कि क्या जो अमेरिकी कंपनियां काम कर रही हैं अब चाइना में, क्या उसको हम लोग यहाँ नहीं ला सकते। हमने कोशिश भी की, वादे किए, डिप्लोमेटिक प्रयास किए उसके लिए, वो संयोग से नहीं हुआ। और आपको वो पता चलेगा कि वो वियतनाम चली गई, दूसरे और डेस्टिनेशन में चली गई। जापानी कंपनियां जा रही हैं बांग्लादेश। आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं कि आप जब 2 डेस्टिनेशन में आने की अगर बारी है, बांग्लादेश में और भारत में, तो कोई कंपनी अगर बांग्लादेश आ सकती है और भारत नहीं आ रही, तो आप समझिए कि इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के तौर पे हम कहां खड़े हैं। मतलब बांग्लादेश से हमारी तो बांग्लादेश, वियतनाम, मेक्सिको, बांग्लादेश अब गवर्नमेंट हब बन गया है। हम हुआ करते थे, हम $8 बिलियन का काम करते हैं, वो 32 बिलियन का जरा आप, वही मैं कह रहा हूं, आप चले जाइए, आप ताइवान के मार्केट में चले जाइए, साउथ ईस्ट एशिया के किसी मार्केट में चले जाइए आप, और अलमारी से कोई कपड़ा खींच लीजिए आप, आपको मेड इन बांग्लादेश दिखाई देगा। उसमें कोई एक दुकान अगर मिल जाए आपको गलती से कि उसमें लिखा हुआ मेड इन इंडिया, तो समझिए कि बहुत बड़ी बात होगी। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जब आपने मेक्सिको का एग्जांपल दिया, वियतनाम और बांग्लादेश में जापानी कंपनियां बांग्लादेश आ रही हैं। आप सोचिए जरा, हम क्या उनको, हम 3 साल 1.5 साल, हम 2 साल से तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं कर पाए। आप 3 कंपनी में अगर एफडीआई आ जाएगा, उसको आप अक्रॉस द बोर्ड एफडीआई के आने की बात अगर कहेंगे, तो हम जैसा इंसान इससे कन्विंस नहीं होगा। और मैन्युफैक्चरिंग की जो रिकवरी की बात कर रहे हैं, अभी मैन्युफैक्चरिंग की रिकवरी कह देना सही है क्या, या ईपीएफओ के आंकड़े की जी पंजीकरण बढ़ गया 34%, ये ईयर ऑन ईयर है, मंथ ऑन मंथ है, ये कैलकुलेशन भी देखनी होगी ना। कोरोना काल में तो वैसे ही 1 लाख करोड़ तो लोगों ने पैसे निकालने की बात कर ली। एक स्पेसिफिक का फिगर पे प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। मैं जब तक मैं उस फिगर को देखूंगा संदीप, उसके पहले उस पे बोलना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बात कही है। तो प्रधानमंत्री की बात को अगर मैं काउंटर व्यू देता हूं, तो हमारे पास उस फिगर को देखना पड़ेगा। तो उसको छोड़ दीजिए, उस फिगर को छोड़ दीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि क्या अभी जो रिकवरी की आप बात कर रहे हैं, ये देखिए 2-3 चीजें। एक तो ये भी फेस्टिवल है, तो अभी आपको दिखेगा बाजारों में भी, तो ये नॉर्मली ये हर साल दिखता है फेस्टिव सीजन में ग्रोथ। लेकिन फाइनली आपको जिस हालात में हम जी रहे हैं, ये आपको क्या दिलाएगा ग्रोथ मार्च तक, इस साल कितना % दिलाएगा, उस पर क्यों नहीं हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है को भी देखना होगा, मतलब पूरी समग्र पिक्चर जो होल पिक्चर है वो देखना है कि हम सेलेक्टिव फिगर्स उठाते हैं। हाँ, सेलेक्टिविज्म से काम नहीं चलेगा। तो जब सेलेक्टिव फिगर आप उठाएंगे, तो सेलेक्टिव फिगर में केवल खराब के भी आपको एग्जांपल मिलेंगे और केवल अच्छे के भी एग्जांपल मिलेंगे, लेकिन आपको समुच्चय में देखना होगा ना। बिल्कुल। तो आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए पवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।